इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बॉलर्स ने इस मैच में कुछ जान डाल दी। मेरा ख्याल है कि वसीम अकरम साहब हमारे पास बैठे हुए हैं, तो वसीम अकरम साहब से पूछते हैं कि वो इस पे क्या तबसरा करेंगे। जी वसीम अकरम साहब। बिल्कुल मुबारक। सबसे पहले इंडिया को जबरदस्त परफॉर्मेंस दी उनकी टीम ने। जैसा कि मैंने कल बैठा था शो पे, जब मैंने कहा अमित भाई के इंडियन फेवरेट्स हैं, तो बड़े लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया, मगर मैं बंदा ऐसा हूं जो सच बोलता हूं। अगर सफेद है उसे सफेद कहूंगा, काला उसे काला कहूंगा। अब बात करते हैं आज के मैच की। अब पिछले 3-4 मैचों में देखा हर टीम ने, क्रिकेट शायकीन ने, क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने, कि क्रिकेट वहां की जो पिचेस हैं डिफरेंट है। थोड़ा उन पे घास है, बॉल थोड़ा सीम हो रहा है, थोड़ा अनइवन है, थोड़ा बाउंस है। तो थोड़ी प्लानिंग नहीं मुझे लगी। जब हम टॉस हारे हैं तो शायद पाकिस्तान बैटिंग ही करता, बिकॉज हमारी जो स्ट्रेंथ है वो डिफेंड करना है, बिकॉज हमारी बॉलिंग ज्यादा स्ट्रांग है। और जब ये बैटिंग करने आए तो एज अ बैट्समैन इंजमाम बैठे हैं वहां, ग्रेट अजरुद्दीन बैठे हैं, एक और अजीम खिलाड़ी। उनको पता है कि विकेट कितनी जल्दी एज अ बैट्समैन असेस कर लेते हो कि अच्छा भाई ये विकेट मुश्किल है, इस पे गेंद घूम रहा है, तो क्या करेंगे। हमारा प्लान होना चाहिए कि हम इसको शुरू में छोड़ के खेलें, 12-13 ओवर तक जाएं, बेशक 40 से 50 स्कोर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि विकेटें हाथ में होंगी तो आखिरी 4 से 5 ओवर में आप 40 भी कर लेंगे, बिकॉज जब विकेटें हाथ में होती है, जब मारने जाते हो आप, तो बॉलर फिर बैकफुट पे आ जाता है। मगर उसका पाकिस्तान बैटिंग ने मौका ही नहीं दिया। शॉटे मारते रहे सीमिंग गेम को। शोएब मलिक ने भी वाइड गेंद पे हिट मारी, फिर रनिंग बिटवीन द विकेट वाज बिलो एवरेज। आई एम सॉरी टू से, मुझे कहना पड़ेगा, क्लब क्रिकेट की रनिंग बिटवीन द विकेट थी, कॉल्स नहीं थी और विकेटें गिरती रहीं। उमर अकमल सीधी गेंद पे स्पिनर की सीमिंग विकेट पे लेग बिफोर हो गए। मगर अगेन जैसा कि आपने हामिद ने कहा कि अभी ये पहला मैच है एशिया कप का, अभी पाकिस्तान होपफुली क्वालिफाई करती है अगला मैच जीत के, तो दोबारा शायद इंडिया से उनका टकरा हो। जी विक्रांत साहब। भाई अस्सलाम वालेकुम, सारों को मेरा सलाम। जी मेरा ये ख्याल है कि जी पाकिस्तान वालों ने विकेट देख के कोई गेयर शिफ्ट नहीं किया। जिस तरह T20 खेलते हैं उसी तरह ही खेलते रहे, बिल्कुल अपने हिसाब से नहीं खेलने की कोशिश की कि जी विकेट को मैनेज नहीं किया। अच्छा, पाकिस्तान को एक डिसएडवांटेज भी था कि पाकिस्तान इंडिया पहले एक मैच खेल चुका था और पाकिस्तान इस पिच पे कोई मैच नहीं खेला था। अगर पाकिस्तान भी शायद अगर पहला किसी से मैच खेलता तो थोड़ा सा अंदाजा होता पाकिस्तानी बैट्समैनों को, लेकिन फिर भी वो मैचेस देख रहे थे कि जी यहाँ बॉल स्विंग हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। तो पाकिस्तान की जो प्लानिंग थी ना, आउट हो जाते हैं, इंडियन प्लेयर्स भी आउट हुए, आप आउट हो जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये कि आपकी प्लानिंग में दिख नहीं रहा था कि जी आपने पहले 6 ओवर सर्वाइव कर दिए हैं। कि जो धोनी ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की थी, उसका यही मतलब था कि जी मैं शुरू में अर्ली ऑन विकेट लूंगा, कि जी हमला करूंगा। पाकिस्तानी बैट्समैन अगर ये रोक लेते तो मेरे ख्याल में जिस तरह वसीम भाई ने कहा उस तरह वो स्कोर कर सकते थे। वसीम भाई, वकार यूनुस ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि विराट कोहली इस वक्त दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज है। विराट कोहली की बल्लेबाजी की मैं थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आमतौर पर है कंडीशन तेज गेंदबाजों के लिए बड़ी अच्छी है, सबने आकर अच्छी गेंद डाल दी, कोई बल्लेबाज आउट हो गया, किसी ने विकेट फेंक दिया, लेकिन 49 रन छोटे लो स्कोरिंग गेम में 49 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच बनना, अपना संयम बरतना, विराट कोहली की बल्लेबाजी के बारे में कुछ बात सुनाई। जी बिल्कुल, वकार ने तो जो कहा, मैं तो पिछले 2 साल से कह रहा हूं कि विराट कोहली दुनिया के बेहतरीन बैट्समैनों में से एक है। इनफैक्ट अब आई थिंक उसे टॉप पे आ जाना पड़ेगा। जिस तरीके से देखें, बैटिंग के बारे में मैं तो बता ही सकता हूं, मगर 2 ग्रेट बैठे हैं वहां, इंजमाम और अजहर, वो ज्यादा बता सकें। मैं एज अ बॉलर बता सकता हूं कि जिस तरीके से वो बॉलर को फेस करते हैं, जिस कॉन्फिडेंस से आते हैं, बॉल जो बॉडी होती है वो गेंद के पीछे होती है, हट के नहीं खेलते, सामने आते हैं। अगर स्क्वायर लेग की जानिब भी जाते हैं तो बल्ले के दरमियान उनका बॉल लगता है और बड़ी दलेरी इससे खेलते हैं और रन्स करने का उनको एक पता लग गया कि मैंने स्कोर कैसे करना है दुनिया की किसी भी बॉलिंग के खिलाफ, दुनिया के किसी भी विकेट पे। और आई थिंक ये बड़ा प्लस है कि विराट कोहली ऐसा एक ग्रेट खिलाड़ी, ग्रेट बैट्समैन इंडिया के पास है। उनको बहुत बहुत मुबारक। मैं उनकी बैटिंग बड़े शुरू से देख रहा हूं, जब से वो इंडिया टीम में आए, कैसे उन्होंने इवॉल्व किया है एज अ बैट्समैन। एक मैं सवाल विराट कोहली साहब के हवाले से करना चाह रहा हूं विक्रांत साहब। पहले सिकंदर बख्श साहब से करता हूं, फिर अगर अजरुद्दीन साहब भी उसका जवाब देना चाहिए। सिकंदर बख्श साहब, आप लाइन पे है ना, सुन रहे हैं ना हमारी बात? मैं आप बिल्कुल सुन रहा हूं और मैं विक्रांत साहब के लिए मिठाई लाया हूं, जिस तरह वो हमेशा कहते हैं कि आप मिठाई खिलाएं।
तो आप जीते या हम जीते, मैं हमेशा मिठाई खिलाता हूं। आपने तो वाह वाह वाह, दिल जीत लिया। बहुत अच्छी बात है, वेल डन। नहीं, और बहुत अच्छी बात है, ताली बजा के दें इनको मिठाई। गेंदबाजी करते देखिए, मैं हमेशा हम जीते या आप जीते, मैं तो खाते वक्त भी ताली बजाऊंगा। अब फासला कम कीजिए ना। वैसे मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आप भी हमें खिलाएं, मगर ये कि हो सकता है कि हम फाइनल में ये काम हो। अच्छा सिकंदर साहब, देखिए विराट, चाह रहा हूं आपसे, मैं आपको बता दूं सिकंदर भाई, आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ पे अजहर भाई ने सबका जो टेस्ट है बिगाड़ा हुआ है। ये खुद तो खाना खाते नहीं, सबको कहते थोड़ा थोड़ा खाओ। मदन जी को भी थोड़ा थोड़ा खाओ, आज इंजी भाई को भी कहा थोड़ा थोड़ा खाओ। मीठा तो दूर से मतलब दिखा भी नहीं है, आप दिखा रहे हैं हमें। नहीं देखिए, मेरा जो बैकग्राउंड है और अपना अजहरुद्दीन का बैकग्राउंड जो है साउथ इंडिया से, तो हम लोग, मैं तो बहुत चटोरा आदमी हूं, मैं तो बहुत खाता हूं, तो हम दोनों का बैकग्राउंड साउथ इंडियन है, तो हम लोग मुख्तलिफ चीजें खाते हैं। अभी हम अच्छा हमारी जो एक सवाल सिकंदर साहब जी, सिकंदर साहब एक सवाल सुन ले मेरा जी, विराट कोहली साहब के हवाले से, और मैं चाहता हूं अजहरुद्दीन साहब भी उस पर बात करें। मेरा आपका क्या ख्याल है कि आज जो मैच की अंपायरिंग थी वो आपको कमजोर नजर नहीं आई? विराट कोहली को जिस गेंद पे आउट दिया गया, क्या वो वाकई आउट थे? बहुत से लोग समझते हैं कि वो आउट नहीं थे, अंपायरिंग आज ठीक नहीं थी। देखिए, सबसे पहले कि जब तेंदुलकर रिटायर हुए थे तो उस वक्त एक प्रोग्राम हुआ था उनके फेयरवेल के लिए, जिसमें इसी तरह हमने एक चैनल के साथ इंडिया में बात की थी। उस वक्त मुझसे सवाल किया गया था कि इसके बाद इंडिया का कौन प्लेयर होगा, तो उस वक्त मैंने ये कहा था कि जब अब तेंदुलकर चला गया, विराट आ गया। विराट की जो सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो अपने विकेट पे खड़े होकर खेल रहे थे, बेचैन नजर नहीं आते कि आगे हो रहे हैं, पीछे हो रहे हैं, रिवर्स खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं, बहुत अब प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं। और आई विश कि हमारे पास उनका जैसा आधा खिलाड़ी भी आ जाए ना, 50%, पाकिस्तान के पास 2 आ जाएं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। हमें एक अच्छे बैट्समैन ढूंढने हैं। जहां तक अंपायरिंग का सवाल है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शुरू के अंदर जो है अंपायरिंग का जो आमिर की बॉल पर भी इतने मजेदार डिसीजंस नहीं हुए हैं। उसके बाद जब खुर्रम मंजूर शायद कॉट बिहाइंड थे, जब वो रिवर्स पता नहीं स्कूप शॉट खेल रहे थे, बेचैन होकर कुछ खेल रहे थे, वो भी गलत डिसीजन था। तो अंपायरिंग का म्यार मुझे थोड़ा सा हल्का लगा है। तो इसके ऊपर जो है ये तो खैर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। लेकिन अजहरुद्दीन साहब, जो विराट कोहली को जो आउट दिया गया उस पर आप क्या कहेंगे? एक नारा आया था पाकिस्तान से, हमें माधुरी दीक्षित दे दो जी। अच्छा चलिए पहले अजहर भाई। देखिए, विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर है जो हर सिचुएशन पे उन्हें अडेप्ट करके खेल सकते हैं। उनका जो मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो जो अडेप्टेबिलिटी है, जो जहां पे भी उनको लगता है कि यहाँ पे मार के खेलना है, वहां पे बिल्कुल मार के खेलते हैं। जहां पे उनको लगता है कि अपन डिफेंस और स्ट्रगल हो रही है, तो वहां पे बिल्कुल स्ट्रगल खेलते हैं। एक बड़ा प्लेयर ऐसा होता है, जैसा कि सिकंदर भाई ने कहा, वो बिल्कुल विकेट पे बेचैन नहीं होता, वो बिल्कुल तैयार रहता है कि अगर सामने गिरेगा तो बॉल सामने ही खेलेंगे, पीछे गिरेगा तो पीछे खेलेंगे, क्योंकि उनका फुटवर्क और उनका जो बॉल को जो देखते हैं जल्दी से, और बहुत बाद वक्त बहुत दूर से खेलते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्लोजली खेलते हैं, जब उनको मिलता है बॉल मारने के लिए तो उनको पूरा उसका फायदा उठाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े प्लेयर है, इनसे अच्छा प्लेयर मैं समझता हूँ स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन को अगर डालेंगे तो मैं समझता हूँ उनके। हमें भाई कई साल पहले नारा आया था कि माधुरी दीक्षित दे दो पाकिस्तान से और जो चाहिए ले लो। विराट कोहली, अभी सिकंदर भाई कह रहे हैं आधा विराट कोहली दे दो, वापिस क्या मिलेगा? हम आपको कोई फास्ट बॉलर दे देते हैं, हम आपको आधा आमिर दे देंगे। से पूछते हैं हम वसीम अकरम साहब। नहीं, मैं कहता हूँ हम आधा आमिर दे देते हैं। 2-4 बैट्समैन ले लेना यार, हमें पौना ही दे दो। लेकिन मेरा ख्याल है माधुरी दीक्षित जो है वो नहीं, हम आपको आधा आमिर दे देंगे। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है मदन लाल साहब जो है, मदन लाल साहब ने कल बात की थी मोहम्मद आमिर के बारे में। मदन लाल साहब, मोहम्मद आमिर की बॉलिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की है। देखिए, जैसे उनके बवादों में आया, उसके बाद उसने जो कमबैक किया है, बहुत ही बेहतरीन कमबैक किया है। देखिए, वर्ल्ड क्लास का बॉलर पहले भी था और अभी भी उन्होंने जो कर दिखाया। सबसे खास बात यह है कि वो बॉल को अंदर काफी अच्छा लाते हैं। बाहर तो उनका नेचुरल जाता है ज्यादा, पर गेम जो अंदर जब लाते हैं उसमें उनको काफी विकेट्स मिलते हैं। उनका जो पहला स्पेल था, उन्होंने 4.5 ओवर उन्होंने एकदम किए, पर उसमें ही वो चाह रहे थे कि किसी न किसी तरीके से विराट कोहली को आउट कर लिया जाए। पर विराट कोहली भी एक वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन है। विराट कोहली की मैं बारे में बताऊं कि ये इंडिया का तो है ही है बेस्ट बल्लेबाज दुनिया का, सॉरी,
पर दिल्ली का खेलने वाला है। ये दिल्ली का जो खेलने वाले खिलाड़ी ये बड़े चतुराई से खेलते हैं। क्या पता 10-15 रन बनाने के बाद ये इनको लगता था कि हाँ अब मैं बना लूंगा 50 बनाओ, फिर वो चलते हैं। इसका ये यहाँ की क्रिकेट का वो है, रीति रिवाज है यहाँ पे क्रिकेट। अमीर के बारे में बेस्ट आई थिंक किसी ना बॉलिंग। हामिद भाई मेरे हाथ में कागज है, ये कल का कागज है। आपको याद आया आपने मुझे कुछ कहा था लिख के रखने के लिए, मैंने कागज संभाल के रखा था। बिल्कुल सही, वो मैं बिल्कुल मुझे याद है, बिल्कुल मुझे याद है। शर्जील खान जो है उसके बारे में मेरा ख्याल था कि वो अच्छा खेलेगा, क्योंकि शर्जील खान की पिछले दिनों कोचिंग की वसीम अकरम साहब ने और डीन जॉन्स ने। आज सिर्फ एक बाउंड्री लगा सके, लेकिन वो फिर एक अच्छी बॉल को समझ नहीं पाए और स्लिप में आउट हो गए। मेरा ख्याल है कि वसीम अकरम साहब से भी पूछ लेते हैं। वसीम अकरम साहब, आज शर्जील खान जो है वो हमारी तवक्कुआत में पूरे नहीं उतरे। बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत बड़ा मैच था। यंग लड़का है, कम बैक कर रहा है, अच्छी फॉर्म में है, मगर उसके लिए एक लर्निंग कर्व है अहमद भाई के। अब यहां से उसने विकेट कैसे असेस करनी है। अब नेक्स्ट स्टेप हर यंग बैट्समैन के लिए, पाकिस्तान के भी और दुनिया के भी, ये है कि विकेट पे जाके सिचुएशन देखनी है, विकेट की सीम देखनी है। अगर सीम हो रहा है तो मैंने उस पर टिकना कैसे है। और आपकी जो शॉट सिलेक्शन है जो आज पाकिस्तान की बैटिंग में नजर नहीं आई, अंधेधुंध जब मारोगे सीमिंग विकेट पे तो उसका मतलब है कि आप घबराए हुए हो और आप आउट होना चाह रहे हो। ये मैं एज अ बॉलर बता रहा हूं। और जब मुश्किल विकेट पे ग्रेट बैट्समैन जैसे हमारे इंजमाम है या अजहरुद्दीन है या विराट कोहली का नाम ले आता है, उन्हीं बिग बड़े नामों में, वो क्या करते थे, वो विकेट पे रुक जाते थे। सिंगल, रोटेट द स्ट्राइक, जहां मौका आया, जहां स्पिनर आया, जहां थोड़े सेट हुए, फिर ये अपनी एक बॉल चूज करते थे। हर गेंद पे तो मेरा नहीं ख्याल किसी भी विकेट पे हिट लग सकती है, फॉरगेट सीमिंग विकेट। अच्छा विक्रांत भाई, एक चीज मैं आपसे पूछ लेता हूं, इससे पहले कि आप मेरे से पूछे, मैं ही आपसे पूछ लेता हूं। कल आपने विक्रांत भाई, कल आपने शाहिद अफरीदी की एज के बारे में मेरे से पूछा था, तो मैंने आपको 25 बताई थी, 25 साल की। लेकिन शायद मेरी जो नजर है उसमें कुछ कमजोरी आ गई, तो मुझे आज 25 की नजर नहीं आए। और नहीं आपको कितनी उम्र लगी आज उनकी? आपने 25 बिल्कुल सही बताया था। मुझे खबर मिली है जो मेरे सहयोगी जो ढाका गए हुए हैं, जो हमारे करस्पॉन्डेंट गए हैं, अतीत शर्मा, उन्होंने बताया मुझे सुबह फोन करके कि कल रात को शाहिद भाई ने हमारा प्रोग्राम देखा। उन्होंने कहा कि अच्छा मैं 25 साल का, उनको भी नहीं पता था। और 25 के हिसाब से देखिए आज दूसरा रन नहीं, मेरे ख्याल से आपने बनवा दिया वर्मा साहब। हामिद भाई 25 साल का नौजवान जितनी खाता है बैटिंग पे, वो लगता है 25 साल के लग रहे थे कि उनको कोई एक्सपीरियंस नजर नहीं आता। हामिद भाई लेकिन बहरहाल अभी पहला मैच है, देखें आगे हो सकता है शाहिद अफरीदी साहब जो है वो आपको कुछ छक्के मार के आपको खुश कर दें। हामिद भाई नहीं, यहाँ पर इंजी भाई एक बड़ी बात पाकिस्तान बात करें। इन्होंने कहा था कि शाहिद अपनी गेम को बदल रहा है। उन्होंने कहा कि सारी उम्र चौके छक्के मार रहे, आज आप दुक्का लेके रन आउट हो गए। नहीं, मैंने ये कहा था कि जो आपकी स्ट्रेंथ है आपको उस पर खेलना चाहिए था। वहां में हमारी रिक्वायरमेंट थी कि जी आप थोड़े ओवर विकेट पे स्टे करते और आप अगर विकेट के साथ एडजस्ट कर जाते तो उसमें शायद में इतनी एबिलिटी थी कि ये छक्के चौकों से भी स्कोर कर सकता था। बशर्ते कि जी हम अभी आए हैं कि जी हमारा अभी कुछ भी हम वार्म अप भी नहीं हुए, तो आपने एक सबसे इंडिया के बेस्ट फील्डर से आप 2 रन लेने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कि जी उस मौके पे हमें ऐसी जरूरत नहीं थी। और छोटी ग्राउंड में और मेरे ख्याल में शाहिद अफरीदी में जितनी एबिलिटी है कि अगर ये विकेट पे स्टे करता, अगर वहां 4-5 ओवर खेल जाता, तो मेरे ख्याल में ये स्कोरों को आगे लेके जा सकता था। तो किसी भी बैट्समैन ने, पाकिस्तान के बैट्समैन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं की कि जी वो विकेट पे खड़ा रहता, थोड़ा सा टाइम लेता। ये ऐसी विकेट थी कि यहां थोड़ा स्टे करने के बाद अगर आप अपने स्ट्रोक्स खेलते ना तो आपके स्ट्रोक्स लग सकते थे। ऐसी नहीं थी कि जी स्विंग बॉल ऐसा स्विंग हो रहा था कि जी जो खेला नहीं जा सकता था। वसीम भाई वहां सिकंदर बख्श साहब आप कुछ बोलेंगे शाहिद अफरीदी साहब की रनिंग पर? बड़ी तारीफ की सिकंदर साहब, आप शाहिद अफरीदी की रनिंग पर कुछ बात करेंगे? और खुर्रम मंजूर के हाथ से बल्ला गिर गया आज, ये क्या चक्कर हुआ? नहीं देखिए, शाहिद का तो ये है कि वो उनके जो जिस इलाके से उनका ताल्लुक है वहां रातों को गिना नहीं जाता, इसलिए कि उम्र जो है वो आधी रह जाती है। ठीक है। और दूसरा ये कि उन्होंने सबने बता भी दिया कि वो कि हमारी बैटिंग का क्या प्रॉब्लम था।
मैं तो बैटिंग की इसलिए बात नहीं करूंगा कि शर्मिंदगी हो रही है मुझे कि वो इतनी मतलब किसी ने कोशिश नहीं की विकेट पे खड़े होने की। जब इस सब एडॉप्टेबिलिटी की जो बात हो रही थी, जो कि कोहली का जब सबसे स्ट्रांगेस्ट पॉइंट है वो यही है कि आप सिचुएशन को हिसाब से, मैं हमारे यहाँ एक इश्तेहार चलता था कि अगर आप कोई प्लॉट खरीदने जाते हैं घर के लिए तो आप लोकेशन देखते हैं और दूसरी चीज लोकेशन देखते हैं और तीसरी चीज भी लोकेशन देखते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप सिर्फ सिचुएशन देखते हैं, सिचुएशन देखते हैं और सिचुएशन देखते हैं। तो सिचुएशन के हिसाब से हम नहीं खेल पाते। ये सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम चल रहा है उसका। एक बात, ये वो 11 खिलाड़ियों को और डगआउट में 4-5 जो आपके सपोर्ट स्टाफ है उनके पास ये सब कुछ क्यों नहीं? देखिए, मैं एक बात पूछना चाहता हूं वसीम भाई से, और यूसुफ भाई वहां पे बैठे हुए हैं। ये तो ठीक है जी, उनको अप्लाई करना चाहिए था सब कुछ, पर ये 4-5 साल से यही हो रहा है। आप जीतेंगे कैसे? आप जीत ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक आप जीतने की तरफ जाएंगे नहीं, अप्लाई नहीं करेंगे, आप कोशिश नहीं करेंगे। मैं ये जानना था कि बार बार ऐसे क्यों हो रहा है? वसीम, लैक ऑफ मेंटल टफनेस नहीं है या इतने मेंटली टफ नहीं है कि जिससे कि वो मैच में वापसी भाई हमने ये मैच जीतना है, जब तक जीत नहीं जाएंगे। मेंटल टफनेस तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत होती थी, ताकत होती, कमजोरी कैसे बन गए? जी वसीम साहब, यार ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया। ऑब्वियसली इससे यही जाहिर होता है कि हमारे पास बैकअप बैट्समैन कोई नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है। ये 8 टूर्स हमारे अभी आके कुछ शुरू हुए हैं। पिछले 3-4 साल पहले तो 8 टूर्स बंद हो गए थे, अंडर 19 बंद हो चुकी थी। जो इंडिया के कितने 8 टूर्स होते हैं, इंडिया के कितनी अंडर 19 टीमें जाती हैं यहाँ वो टूर करते हैं, हमारे ये सारी चीजें खत्म हो गई थी। हमारा फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर भी काफी स्टैंडर्ड का आई थिंक इन जनरल इतना खास नहीं रहा जो पहले एक स्टैंडर्ड होता था। आजकल के दौर में आप पाकिस्तान में 1 साल आप हाईएस्ट रन गेटर बने, आप पाकिस्तान टीम में आ सकते हैं। तो आई थिंक बैटिंग की क्वालिटी गिर गई है। ऑल दो जोश उतना ही है इस मुल्क में क्रिकेट खेलने का, बट ग्रूमिंग नहीं हो रही हमारे बैट्समैनों की। ग्रूमिंग कैसे होगी? जब ये यंग लड़के अगर आप परफॉर्मेंस करते हैं फर्स्ट क्लास में, अब ए टीम बनती है तो उसमें जाए। अब ए टीम में जाने का मतलब क्या है कि 35-35 साल के लड़के ना जाएं, 24 साल 25 साल की उम्र तक लड़के जाएं। तो ये यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा इनको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ये पीसीबी के जो हमारे सेलेक्टर हैं, इवन यंग टीम के भी, कि कौन से लड़के कहां भेज रहे हैं और कितने। तो देखिए, पैसा तो क्रिकेट से बनता है ना, क्रिकेट बोर्ड का। जब तक ये पैसा क्रिकेट में दोबारा लगाएंगे नहीं, 8 टीम्स में लगाएंगे नहीं, कोचेस में लगाएंगे नहीं। हमारे कोचेस भी पाकिस्तान में ही रहते हैं, यहां से वो भी नहीं निकले, तो उनको भी वही पता है जो उन्होंने यहां सीखा है, वही वो आगे पास करते हैं। तो एक्सपोजर नहीं मिल रहा पाकिस्तानी बैटिंग को, जो आई थिंक खास प्रॉब्लम है मेरे ख्याल में। मैं बात करना चाह रहा हूं हामिद भाई, पूछना चाह रहा हूं हामिद भाई। जी मैं थोड़ा सा जो वसीम ने बात की उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ा पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम इस वक्त चल रहा है कि हमारी जितनी भी जो स्कूल क्रिकेट होती है, क्लब क्रिकेट होती है, वो श्रिंक होकर 20 ओवर में महदूद हो गई है, और जिसके वजह से हमारे पास वो लड़के टेम्परामेंट वाले लड़के नहीं निकल रहे। अभी मैं हमेशा पढ़ता रहता हूं कि जो भारत के अंदर जो स्कूल क्रिकेट होती है उसमें एक लड़के ने शायद 1000 रन किए हैं एक इनिंग में, और लंबी लंबी इनिंग्स खेलते हैं। तो हमें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो स्ट्रक्चर चेंज करना है कि ये 25 ओवर से जान छुड़ाकर हमें दोबारा कम से कम स्कूल की क्रिकेट और जो क्लब क्रिकेट है उसको 50 ओवर में लाना चाहिए, ताकि लड़कों का टेम्परामेंट बन सके। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, और आज भारत की टीम जीत भी गई, हम उसको मुबारकबाद भी दे रहे हैं। अजरुद्दीन साहब बहुत ट्रैवल भी करते हैं, ये बताइए भी करते हैं, इस भारतीय टीम के गेंदबाजी अटैक के बारे में कुछ बताइए। वसीम अकरम क्या सोचते हैं, जो भारत के 2 युवा तेज गेंदबाज, हार्दिक पांड्या ने आज 3 विकेट ली, बुमराह ने आज 3 में से 2 ओवर मेडन फेंके। बुमराह को मैंने वहां भी देखा, ऑस्ट्रेलिया में जब ये आए थे, आई थिंक एक वनडे T20 के लिए आए थे, इनको वनडे भी खिलाया, और इनका बड़ा डिफरेंट एक्शन है और दुनिया ने इनको कम देखा है। और डिफरेंट एक्शन के बॉलर हमेशा इस फॉर्मेट में कामयाब इसलिए होते हैं कि उसको उसके खिलाफ जरा सेट होना थोड़ा मुश्किल होता है। वाइड ऑफ द क्रीज जाते हैं और इनका बॉल पढ़ के अंदर आता है, हवा में तो आते ही आता है और एंगल के साथ भी अंदर आता है, तो इसलिए थोड़ा इनको मारना थोड़ा मुश्किल है। और इन जनरल आशीष नेहरा तो मेरे बड़े फेवरेट बॉलर हमेशा से ही रहे हैं और बड़ा एक्सपीरियंस है उन्हें इन T20 के फॉर्मेट में। बट ओवर एंड ऑल आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से समथिंग अबाउट पांड्या। मुझे उसका क्या पसंद आया, मुझे उसका जज्बा पसंद आया, मुझे उसका पैशन
पसंद आया है उसकी पेस। आज वो जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे थे 138 140 किलोमीटर की रफ्तार से, तो इस फॉर्मेट में तो चले ठीक है, जब बड़े फॉर्मेट में आएंगे ना तब इनकी बॉलिंग के बारे में बता सकूंगा। मगर आई थिंक दोनों लड़कों में टैलेंट है और पैशन है जो कि बड़ा जरूरी है इस लेवल पर। अच्छा, अजरुद्दीन साहब से मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं। अजरुद्दीन साहब, इंडिया की टीम जीत गई और हम उसको मुबारकबाद भी दे रहे हैं, लेकिन जैसा कि कल आप कह रहे थे कि बैटिंग लाइन उसकी काफी मजबूत है, लेकिन आज सिर्फ टारगेट था 83 टारगेट था। 15वें ओवर तक 83 जो है वो 15वें ओवर में जाके पूरा हुआ और 5 आउट भी हो गए। तो अगर स्कोर 120 या 125 होता तो आपके ख्याल में फिर मैच फंस नहीं जाता? भाई, मैंने आपको ये कहा था कि दोनों टीम को प्रॉब्लम होगी अगर बॉल स्विंग होगा तो, क्योंकि उनके पास जितनी टेक्निक उतनी अच्छी नहीं है जहां बॉल स्विंग होगा वहां पे खेले। तो मैं समझता हूं कि आज जो परफॉर्मेंस आपने देखा ही, और क्योंकि दोनों टीम में इतना ज्यादा स्कोर नहीं, अगर विराट कोहली वहां पे आउट होते थे तो शायद और भारत को 83 रन मारना बहुत मुश्किल होता था। बट लेकिन ओवरऑल जो बैट्समैन ओवरऑल जो वर्ल्ड में है जहां पे बॉल स्विंग होगी उनको कभी भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो इतने फ्लैट और बैटिंग विकेट पे खेलने के आदी हो चुके हैं। तो जहां पे भी बॉल स्विंग होगा वहां पे बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि हम जब श्रीलंका के साथ भी पहला मैच जहां पे 3 मैचेस खेले थे उसमें पहले इनिंग में श्रीलंका के बिल्कुल मेरे ख्याल में 17, 18, 19 साल के बॉलर्स है, उन्होंने भी वहां पे हमारी टीम को दिक्कत दी, वहां पे 125 में ऑल आउट करी। बट लेकिन ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, ये इंडिया और पाकिस्तान का ही नहीं। दो तरह से देख सकते हैं, दो तरह से ये देख सकते हैं कि जहां पर गेंदबाजों ने डोमिनेट किया, भारत के एक बल्लेबाज ने जाकर 49 रन बनाए। हामिद भाई, आपके और हमारे प्रिय फेवरेट पसंदीदा दादा भी जुड़ गए हैं। दादा, बड़ी वेरी गुड लिहाज से कि भारत गेंदबाजों ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, हालांकि शुरू में भारत की विकेटें गिरी, लेकिन विराट कोहली की यहां पर इस मंच पर मैं बता दूं आपको, अजहर भाई, इंजी भाई और मदन जी स्टूडियो में है, और हामिद भाई के साथ वसीम अकरम और सिकंदर बख्श साहब भी हमारे साथ है। ओवर टू यू दादा। नहीं, बिल्कुल विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी की। हम 2 या 3 दिन पहले हम बात कर रहे थे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और बाकी इंडियन बल्लेबाजों के बारे में, और यही बात हो रही थी कि विराट कोहली बाकी से थोड़ा आगे है, और आज भी उन्होंने वो दिखाया जैसा विकेट था, उन्होंने अपने गेम उसी हिसाब से चेंज किया, उसी हिसाब से उन्होंने बल्लेबाजी की। और ये पिच ऐसा नहीं था कि जहां पे आप ऑन दी आप खेल सकते हैं, तो उनका क्लास तो दुनिया में सबको पता है। शायद इस समय दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है विराट कोहली, और प्रेशर सिचुएशन में उन्होंने आज फिर अच्छा खेला है। अच्छा, ये मैं वसीम अकरम साहब जो हैं इनसे मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं। वसीम अकरम साहब, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान की टीम में शामिल किया गया तो पाकिस्तान में बहुत कुछ लोग थे वो अपोज कर रहे थे। आपने और इमरान खान साहब ने मोहम्मद आमिर को सपोर्ट किया था, तो आज मोहम्मद आमिर जो है उसकी परफॉर्मेंस पे इमरान खान साहब से आपकी कोई बात हुई है? जी, आई थिंक SMS पे उन्होंने बड़ी तारीफ की आमिर की, और कि क्या जबरदस्त स्पेल किया उसने और इरफान दोनों ने, इनफैक्ट समी ने भी। बट आमिर का जो नए गेंद से स्पेल था, हमें तो बताते रहो कि मुझे जवानी याद आ गई थोड़ी अपनी 92 का वर्ल्ड कप और 92 का इंग्लैंड टूर। अगर इंजी बैठा उसको याद हो कि जिस तरह नया गेंद अंदर आता था मेरा, एग्जैक्टली आमिर ने उस तरीके से बॉलिंग की, जबरदस्त सीम पोजीशन थी, पेस उसकी जबरदस्त थी, और जज्बा जो उसको देखने को मिला आई थिंक वो काबिल दीद है। बड़ा एंजॉय किया मैंने वो स्पेल। मैं अकेला था कमरे में बैठा, होटल के कमरे में बैठा, और मैं एक्साइटेड हो रहा था, बार बार अपनी बीवी से फोन पे बात कर रहा था, हैव यू सीन दिस गाय, हैव यू सीन दिस गाय। मैं ऐसा था जब मैं जवानी में बॉलिंग करता था। एंड व्हाट अबाउट वहाब रियाज का मैंने देखा, मैं बारहा कहता रहा हूं, वो लड़के का मुझे पसंद है, उसका जो भाग के आता है, तेज भाग के आता है, उसकी पेस है, मगर उसकी रिस्ट पोजीशनिंग जब तक ठीक नहीं होगी वो मेरा नहीं ख्याल कंसिस्टेंट विकेटें ले सकेगा। जब आमिर का बॉल अब मैं एक्सप्लेन कर दूं, अगर आसानी से कर पाऊं टीवी में बगैर गेंद के, आमिर जब बॉल करता है तो वो आके ऐसे रिस्ट मारता है, जब वो रिस्ट मारता है उसको बॉल आता है राइट हैंड को लेट अंदर आता है, तो वहाब का जब बॉल है वो ऐसे निकलता है, जब ऐसे निकलेगा तो बॉल क्या होगा, बॉल सिर्फ बाहर ही जाएगा, सिर्फ बाहर ही जाएगा। और ये बड़ा आसान है किसी भी बैट्समैन के लिए कि जब बॉलर प्रेडिक्टेबल हो जाता है कि मैं अगर इधर ही बॉल जाएगा तो उस तरीके से विकेटें कवर करके आपको एक्स्ट्रा कवर, जैसे आज उनको मार पड़ी या कट, वो ये शॉटें खेलेगा। इसलिए वहाब बड़ा एक्सपीरियंस हो गया है, फॉर सम ऑड रीजन उसको नया गेंद अभी तक अंदर नहीं आ सका। आई थिंक वकार को थोड़ी और उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। जी विक्रांत साहब। इंजी भाई, दादा भी जुड़ गए हमारे साथ। जी
नहीं, मैं वसीम भाई की बात का जवाब दूंगा। आमिर ने कोई शक नहीं कि बड़ा जबरदस्त बॉलर है और बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, लेकिन वसीम अकरम एक ही है। वसीम अकरम एक ही है। वसीम अकरम एक ही है। और दूसरी, अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान की क्रिकेट के मुतालिक बात हो रही थी कि जी किस तरह हमारी मेंटल स्ट्रेंथ है ना वीक हो गई है पाकिस्तान की टीम। इसमें दो चीजें हैं कि सारी दुनिया में ना T20 क्रिकेट शुरू हो गई थी। हमारे जो उनसे फर्स्ट क्लास के लड़के थे ना, वो T20 क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। हमारे लड़कों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी कि वो बाहर के प्लेयर्स के साथ, बाहर के कोचेस के साथ काम कर सके। दूसरी सारी टीमें, इवन के बांग्लादेश और इंडिया में इतने सारी जगह हो रहा था। एक तो ये वाली प्रॉब्लम थी जो अभी आप विद इन ईयर देखेंगे कि जिस टाइम ये हमारे प्लेयर्स बार बार खेलेंगे तो उनको फर्क पड़ेगा। दूसरी चीज जो हमें नुकसान पहुंचा रही है वो ये कि जी हमारे मुल्क में क्रिकेट नहीं हो रही। जब तक हमारे मुल्क में क्रिकेट नहीं होगी तो हमारे जो उनसे क्रिकेटर्स है ना, वो यंगस्टर्स के हीरोज नहीं बनेंगे। तो उस टाइम तक है ना हमारी क्रिकेट रहेगी कि ये लड़कों को सारों को बचपन से गली में भी उसी तरह लड़के खेलते हैं, सारी जगह उस तरह खेलते हैं। ये दो चीजें हैं जो हम है ना लैग कर रहे थे। एक चीज शुरू हो गई है अल्लाह के फजल से कि जी क्रिकेट शुरू हो गई, ठीक है, और ये हमारे मुल्क में भी इंशाल्लाह जल्दी क्रिकेट वापसी आ जाएगी। तो हमारी टीम जो इस टाइम थोड़ी सी वीक नजर आ रही है, तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा अरसे नहीं रहेगी। और दादा ये है, ये कल आपने भी एक पॉइंट उठाया था कि पाकिस्तान, आपने कहा था कि मैं चाहता हूं पाकिस्तान में जल्दी से क्रिकेट शुरू हो। वो भारत पाकिस्तान की जो कांटे की लड़ाई होती है, वो बैटल ऑफ नर्व्स, वो आज साफ तौर पर पाकिस्तान की बल्लेबाजी में दिखा कि उनके ड्रेसिंग रूम में वो सोडा बॉटल इफेक्ट है, जैसे ना गैस ही गैस, और एकदम तो दबाव उनके बल्लेबाजी में दिखा। आप इतने क्रिकेट पाकिस्तान के साथ खेले हैं, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच कभी आपको इतनी लचर बैटिंग दिखी है शुरू में पाकिस्तान की? देखिए, ये थोड़े समय से हो रहा है, ये सिर्फ आज का मैच नहीं। आप पिछला 4-5 साल उठा के देख ले, शायद यूनिस खान और मिसबाउल हक छोड़ के पाकिस्तान को शायद वैसा अच्छा बल्लेबाज नहीं मिला है। क्योंकि मैं इंजी भाई, वसीम अकरम, सईद अनवर के साथ खेला हूं और उस बैटिंग लाइनअप को मैं पास से देखा हूं, कप्तान भी था उनके अगेंस्ट, तो वो एक अलग समय था। तो इस समय जो बल्लेबाजी लगता है उसमें एबिलिटी उतनी नहीं है। पैनिक तो ठीक है, आप पैनिक की बात करते हैं, लेकिन पैनिक तभी होती है जब अपने आप को बैक नहीं करते इन कंडीशंस के ऊपर। आज कंडीशंस उतना अच्छा नहीं था और बल्लेबाजी भी उतनी अच्छी नहीं हुई। आप वर्ल्ड कप में भी आपने देखा 170 पर भारत के सामने आउट हुए थे पाकिस्तान एडिलेड में। तो ये एबिलिटी थोड़ा सा कम हो गया है पाकिस्तान के बल्लेबाजी में, जो इंजी भाई भी कह रहे हैं। तो इसको सुधारना पड़ेगा और अलग तरीके से खेलना पड़ेगा पाकिस्तान को। हामिद भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भारत को हराने का इंतजार काफी देर और बढ़ता जाए? 1 साल बाद आज मुकाबला हुआ, हो सकता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच एशिया कप का फाइनल हो जाए, लेकिन जो एक मैच सबसे बड़ा हमारे सामने और आपके सामने है वो है वर्ल्ड T20 का लीग मैच 19 मार्च धर्मशाला। कहीं वहां पर भी तो यही सब नहीं होगा? देखिए, इंतजार कीजिए, ये क्रिकेट है। और वैसे तो आप और मैं प्रोग्राम कर रहे हैं टाकरा, तो जब टाकरा होता है तो उसमें दो पहलवान या दो टीमें जब टकराती हैं तो एक तो पाश होती है, किसी एक के तो टुकड़े टुकड़े होते हैं। लेकिन हिस्ट्री यही बता रही है कि जो T20 के मैचेस है उसमें ज्यादातर भारत जो है वो जीतता रहा है। लेकिन जो सिर्फ आज का मैच है उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर मैं कोई राय कायम करने के लिए तैयार नहीं। मेरा अभी भी ये ख्याल है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जब भी होगा, तो जब भी हमारा इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा उसमें बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा। आज भी देखेंगे स्कोर बहुत कम था, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने फिर भी उस मैच में कोई जान पैदा कर दी। तो मुझे लग रहा है कि अगर हम फाइनल में पहुंच गए तो वो भी बहुत अच्छा मैच होगा। और क्रिकेट के बारे में ये कहा जाता है, क्रिकेट के बारे में जो है ना, इट इज बियॉन्ड द एक्सपर्ट्स। ये एक्सपर्ट से बड़ी चीज है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो इस पे मजीद बात करते हैं, लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैंने एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम आप दोबारा ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद क्रिकेट टाकरे में आपको दोबारा खुश आमदेद। वसीम अकरम साहब, आप कल के प्रोग्राम में मौजूद थे और आपको याद है कि विक्रांत भाई ने मुझसे पूछा एज क्या है शाहिद अफरीदी साहब की। मैंने 25 साल का उनको करार दिया। इसका मतलब है मैं उनको बहुत एक्टिव, बड़ा एनर्जेटिक साबित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज उनका जो रन आउट वो हुए जिस तरीके से, तो मेरा दिल टोटे टोटे हो गया। लेकिन मैं पूछना आपसे ये चाह रहा हूं कि शाहिद अफरीदी साहब की आज जो कैप्टेंसी थी, उनकी जो कप्तानी थी, उस पर आपका क्या कमेंट है? बड़ा मुश्किल सिचुएशन थी किसी भी कप्तान के लिए। मैं भी होता, इंजमाम भी होता, कोई भी, इमरान भाई भी होते। 83 रन जब डिफेंड करते हो आप, तो आपको ये समझ नहीं आती मैं अटैक करूं कि डिफेंड करूं। सो आप ज्यादा बड़े कम
चांसेस है कि 2 विकेटें जैसे अर्ली गिर गई, 2 स्लिपें रख ली, फिर एक चौका लग जाता है, फिर आप सोचते हो कि यार मैं डिफेंड भी करना है, फिर आप स्लिप निकाल लेते हो। सो कप्तानी से मेरा नहीं ख्याल ये मैच हमारे, हमारी बैटिंग से हारे हैं, बॉलर्स ने फाइट की है। तो मेरे ख्याल में आपकी बात से एग्री करूंगा कि उसमें पैशन तो बड़ा है शाहिद अफरीदी में, जिस तरीके से भी उसने PSL भी खेली। लेकिन खुर्रम मंजूर को जब टीम में डाला गया तो उसने सिलेक्टर से ये डिबेट क्यों नहीं किया कि ये बंदा तो PSL भी नहीं खेला, कभी T20 नहीं खेला, इसको आप इंडिया के खिलाफ मैच में क्यों डाल रहे हैं? बिल्कुल, ये क्वेश्चन मार्क अब इसका जवाब सही शाहिद अफरीदी या सिलेक्टर्स ही दे पाएंगे कि उन्होंने एक ऐसे लड़के को पिक किया जो इंग्लैंड ए के खिलाफ, इंग्लैंड लायंस के खिलाफ, जिसने दुबई में या शारजा में अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। डिफरेंट फॉर्मेट था, वो डिफरेंट फॉर्मेट था, वो 50 ओवर का फॉर्मेट था, ये T20 था। PSL में किसी टीम ने उनको पिक नहीं किया और सडनली ही इज प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया, वन ऑफ द बिगेस्ट गेम ऑफ हिज करियर। सो इट्स अ बिग आस्क फॉर हिम एज वेल। ही लुक्ड बिट लॉस्ट। उनका स्टांस भी मुझे आई थिंक अजीब, बहुत ही टांगे खुली हुई थी। कैन इमेजिन के केविन पीटरसन का स्टांस भी वैसा है, मगर केविन पीटरसन दुनिया के अजीम तरीन खिलाड़ियों में से एक आते हैं। तो पहला मैच था, किसी को पहले मैच में जज करना बड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली ऐसे प्रेशर मैच में, पैक हाउस हो, पूरी दुनिया, इंडिया पाकिस्तान दोनों देख रहे हो मुल्क। और अच्छा विक्रांत भाई, जरा मैं गंगोली दादा से पूछना चाह रहा हूं कि उनकी आज क्या ओपिनियन है शाहिद अफरीदी की कैप्टेंसी पर, और उनको आज जो रनिंग बिटवीन द विकेट थी शाहिद अफरीदी की, तो उनको शाहिद अफरीदी की एज कितनी लगी आज? दादा मुझे लगता है कि कल शाहिद भाई ने अपना प्रोग्राम देखकर 25 साल मान लिया तो दुक्का भाग गए। आपने सवाल सुना हामिद भाई का? देखिए, सवाल तो सुना हामिद भाई का, लेकिन इसका आंसर मेरे पास नहीं है। हामिद भाई, आप ही कह सकते हैं कि शाहिद अफरीदी का एक्चुअल उम्र कितना है, क्योंकि मैंने क्रिकेट शुरू किया था 1996 में। उससे 6 साल पहले शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के लिए खेला, और मैंने भारत के लिए क्रिकेट खेलना छोड़ दिया 2010 से 6 साल पहले, और अभी भी शाहिद अफरीदी खेल रहा है। तो इसका आंसर मेरे पास है नहीं, इसका आंसर तो आप ही दे सकते हैं। बट मैं ये पूछना चाहता हूँ, तो आपने आंसर दे दिया कि हर देशों में गंगोली दादा यंग लड़के आते हैं। गंगोली दादा, आपके बारे में मैं ये कह सकता हूँ, आपने कुछ भी ना कहा और कह भी दिया। दादा बोल गए सब कुछ, बस बताया, अरे एज नहीं बताई। गंगोली दादा, आपने कुछ भी ना कहा और कह भी दिया। हामिद भाई, मुझे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ब्रेक लें, लेकिन मैं इसमें आप ब्रेक ले लें, लेकिन मैं सिकंदर बख्श साहब को चाहता हूं। सिकंदर बख्श साहब, देखें, अफरीदी साहब जो है उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वो पाकिस्तान का फख्र है, उनको हम बूम बूम अफरीदी भी कहते हैं। और यकीनन हर प्लेयर हर मैच में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाता, तो सिर्फ आज के मैच की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हम उनको ये नहीं कह सकते कि वो बहुत ही बुरे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, पाकिस्तान का फख्र हैं। लेकिन जो टीम की सिलेक्शन है, आपका क्या ख्याल है कि शाहिद अफरीदी अगर चाहते तो टीम की सिलेक्शन में वो कोई अपना अथॉरिटेटिव रोल प्ले कर सकते थे, या उन्होंने नहीं किया? नहीं, देखें, आप वसीम आपके साथ ही बैठे हुए हैं, अभी आप लोगों ने जिक्र कर लिया। मैं पहले दिन से पूछ रहा था कि ये खुर्रम मंजूर कहां से आ गए। चले, मैं कहता हूं कि आपने उसको सेलेक्ट कर लिया, तो आधे मैच हुए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी देखे ना, ये बेवकूफी है, माजरत के साथ ये मुझे वर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है कि ये बेवकूफी है, सेलेक्टर्स की बेवकूफी है कि एक लड़के को आपने घर में बैठ के सेलेक्ट कर लिया। फिर आपको चाहिए था कि अभी आधे मैचेस हुए थे, कल हमें वसीम बता रहे थे कि उन्होंने बाद में लोगों को और जो है इंडक्ट किया है, तो आप उसको किसी टीम में डाल देते ताकि उसको प्रैक्टिस हो जाती, हमें पता चल जाता। फिर मैं ये पूछना चाहूंगा, ये इफ्तिखार टीम के साथ थे, वो कौन है, वो किधर से आए, वो उनका स्टैंडर्ड आपने देखा कि आपने उसको कैसे सेलेक्ट किया। वो न्यूजीलैंड भी गए, तो हमारी सिलेक्शन कमेटी जो सबसे ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान को जो हर्ट कर रही है वो हमारी सिलेक्शन कमेटी है। आप मुझे ये बताइए कि 5 लड़के मैं आपको गिनवा देता हूं, असद शफीक हुए, आमिर यासीन हुए, साद नसीम हुए, ये इफ्तिखार हुए, ये वो लड़के हैं जो पाकिस्तान टीम के साथ न्यूजीलैंड गए और अगेंस्ट इंग्लैंड में थे, और वो लड़कों में से कोई लड़का 5 मैच जो है PSL के नहीं खेल सका। किसी फ्रेंचाइज ने उनको 1 से 2 मैच से ज्यादा नहीं खिलाए। तो ये हमारा स्टैंडर्ड है पाकिस्तान की सिलेक्टर्स का कि वो लड़के जो पाकिस्तान की। अच्छा, मैं जरा फायदा उठा लूं, सिकंदर भाई, हम इस वक्त इंडिया में ऑन एयर नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में ऑन एयर है। मुझे पता है वसीम भाई, इसलिए मैं कह रहा था अपनी टीम पर कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करनी चाहिए। जो आज ये जो सिकंदर भाई भी कह रहे हैं कि खुर्रम मंजूर को रख लिया, फिर इफ्तिखार को रख लिया, लेकिन इफ्तिखार तो आज नहीं खेला। आई थिंक वो स्क्वाड में था जब अनाउंस किया उन्होंने स्क्वाड एशिया कप का,
और वर्ल्ड कप का, और सडनली वो खेले बगैर, टूर किए बगैर ड्रॉप भी हो गया, तो उसके साथ भी ज्यादती है। तो कुछ समझ नहीं आ रही। आई एग्री विद सीकू भाई की कंसिस्टेंसी कहां है, ट्रांसपेरेंसी कहां है, कौन से लड़के कैसे पिक होते हैं, ये प्रॉब्लम कहां पे आपके ख्याल में? ये सिलेक्शन कमेटी की जॉब है, उनकी दे हैव वन जॉब टू डू। वो क्या जॉब है? टीम ठीक सेलेक्ट करो। जब वो ही नहीं कर रहे भाई, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब पीएसएल हो रही थी तो उस पीएसएल में जो टीम का कोच था वो कहीं नजर आया आपको? नहीं, वो नहीं आया। वो सिर्फ फाइनल पे हमें आए, फाइनल देखने। अगर मैं होता कोच पाकिस्तान टीम का तो मैं पीएसएल, अगर मुझे कोचिंग मेरी हुई नहीं हुई, दैट्स प्राइवेट, सेपरेट। मेरी जॉब है पाकिस्तान टीम का कोच। आई वुड हैव बीन देयर वाचिंग एवरी गेम कि लड़के की परफॉर्मेंस क्या है, प्रेजेंट फॉर्म क्या है, और वो किसी को नजर नहीं आया। तो कम्युनिकेशन नहीं था। तो क्या काम क्या है? कोच का काम है कि आप आके, जब प्रेजेंट एक ऐसा इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, वो आके देखते लड़कों को कौन अच्छी फॉर्म में है, उसका माइंडसेट कैसे है, मैंने किसको पिक करना है, हॉर्सेस फॉर कॉसेस। बांग्लादेश की विकेटें ग्रीन अगर बनानी है तो मैं ये लड़के लेके जाऊंगा, अगर इंडिया की विकेटें थोड़ी फ्लैट हैंगी तो ये बैटिंग ऑर्डर होगा। बट कुछ प्लानिंग नहीं है, हर चीज बस ऊपर वाले पे छोड़ी हुई है इन्होंने। अच्छा, हामिद भाई, विक्रांत भाई। अच्छा जी, ठीक है, हम इंडिया से कनेक्ट हो गए, ठीक है जी। अच्छा विक्रांत भाई, अगर आप सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि अजरुद्दीन साहब और मदन लाल साहब हमें बताएं कि उनके ख्याल में फाइनल में कौन पहुंच रहा है, क्योंकि विक्रांत गुप्ता साहब ने तो पाकिस्तान को और इंडिया को फाइनल में पहुंचा दिया है। तो अजरुद्दीन और मदन लाल साहब जो हैं और गंगूली दादा के ख्याल में फाइनल में कौन पहुंच रहा है? मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान पहुंचे फाइनल में। इंडिया तो पहुंच गई है, तो मैं इंडिया पाकिस्तान फाइनल होगा तो मैं समझता हूँ सोने पे सुहागा होगा। और मैं हमीद साहब को यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी दुआ रहेगी कि पाकिस्तान जो है फाइनल में पहुंचे। पाकिस्तान जीतेगा, जिस तरह उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बात सही की कि पहला मुकाबला था, आहिस्ता आहिस्ता कंडीशन से रवा। बिल्कुल, वो तो होता ही है। दादा, ये भारत पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान की बात कर रही है। देखिए स्टूडियो में बड़ी खास बात है कि पाकिस्तान भारत से हम ये शो कर रहे हैं। इंजी भाई, अजहर भाई, मदन जी, उधर वसीम भाई हैं, सिकंदर बख्श साहब हैं। कैसे पीरियड बदलते रहे, कभी इंडिया ने डोमिनेट किया, कभी पाकिस्तान ने, लेकिन अब ये हालात हो गए हैं कि पाकिस्तान को एक जीत का इंतजार है। नहीं, एक जीत तो हो चुकी है। 7 मैच हुए हैं पाकिस्तान के T20 इंडिया के साथ, एक दफा तो पाकिस्तान जीत चुका है। जीत के लिए तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जल्द से ये जी गोली दादा नहीं दादा बोल। अच्छा, तो नहीं, हम आशा करेंगे कि वो कंसिस्टेंसी थोड़ा सा बढ़ा है हामिद भाई पाकिस्तान, क्योंकि एक अच्छा कंपटीशन होना चाहिए। अगर पाकिस्तान फाइनल पे पहुंचता है तो हम यही आशा करेंगे कि भारत के साथ एक अच्छा मैच हो। तो मदन लाल साहब क्या कहते हैं? शाहिद अफरीदी की कप्तानी के बारे में अभी हामिद भाई ने आपसे एक सवाल किया था कि तीन विकेटें जब गिर गई 8 रनों पर, क्या उस वक्त शाहिद अफरीदी कुछ और कर सकते थे? देखिए, और कुछ कर सकते थे, मतलब आपके जो बल्लेबाज है उनके ऊपर आपको बैक करना जरूरी था, शायद थोड़ा सा समय लेके खेलना जरूरी था, लेकिन ये शुरुआत में ही होना चाहिए था पाकिस्तान को। और जो अच्छे टीम्स है वो पिच को बहुत पहले रीड करते, सबको पता था कि इसमें घास है, इसमें थोड़ा सा मूवमेंट होगा, और पाकिस्तान का ये स्ट्रैटेजी होना चाहिए था कि पहले 6 ओवर में अगर 30 रन भी आए नॉर्मल खेल के, और अगर आपके पास विकेट हाथ में हो तो ये मैच बदल सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने पहला 6 ओवर वैसे ही खेला जैसे आप पाटे विकेट पे बैटिंग करते हो, जिसपे मूवमेंट नहीं है, जिसपे बाउंस नहीं है, तो वो एडजस्टमेंट उन्होंने सही तरीके से नहीं किया इस पिच के ऊपर। जब 3 विकेट गिर चुका था 8 रन पे, तो तभी प्रेशर बढ़ चुका था पाकिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तान के पास विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट वो क्वालिटी बल्लेबाजी नहीं है जो पहले दिखता था, तो उसमें भी थोड़ा सा मुश्किल पड़ा उनको एडजस्ट करने में इन कंडीशंस पे। लेकिन आपका जो गेम प्लान है वो मैच शुरू होने से पहले होना जरूरी है, क्योंकि 20 ओवर के क्रिकेट में आपके पास समय नहीं है वापस आने का। तो शायद उस सोच में थोड़ी सी गलती होगी, लेकिन पहला मैच है, इसके बाद श्रीलंका के साथ खेलेंगे, बांग्लादेश के साथ खेलेंगे। पाकिस्तान को इस चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम 140-150 बनाते हैं इस पिच के ऊपर, तो हमारे पास वो गेंदबाजी है मैच जीतने का। वसीम भाई, आप दादा से कुछ कहना चाहेंगे?
दादा से सौरभ से तो मेरी मुलाकात बड़ी रहती है, मेरी बड़ी दोस्ती है इन सब से, मैं तो काफी आता हूं उधर भी। पर दादा से यही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल ठीक कहा आपने और शुक्रिया अदा करूंगा आपकी शुभकामनाएं आप ही की लैंग्वेज में कि जिस तरीके से आपने कहा कि आप आशा करते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो, बट पाकिस्तान को उससे पहले याद रखिएगा बांग्लादेश से खेलना पड़ेगा जो होम ग्राउंड में बड़ी मुश्किल टीम है हराना। उन्होंने बड़ी बड़ी टॉप टीमों को हराया, पाकिस्तान को, इंडिया को, साउथ अफ्रीका को, न्यूजीलैंड में होम वनडेज में। ये T20 फॉर्मेट है तो पाकिस्तान को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उनसे मैच जीतने के लिए। तो मुस्तफिजुर रहमान आपके ख्याल में एक थ्रेट है? जी बिल्कुल। देखें ये भी एक सेंसिबल चीज है कि पहले वो पिक हुए PSL के लिए, उनके बोर्ड ने उनको रोक लिया ताकि वो कोई उसको देख ना पाए, उसको खेल ना पाए। तो आई थिंक उनके खिलाफ भी विकेट अगर फ्लैट विकेट होगी तो पाकिस्तान डेफिनेटली अच्छा खेलेगा, फेवरेट होंगे। अगर विकेट ऐसी ग्रीन होगी तो बड़ा संभल के बैटिंग करनी पड़ेगी हमें। अगर अर्ली विकेटें अगर हमने गंवा दी तो हम शायद ट्रबल में भी आ सकते हैं बांग्लादेश के खिलाफ। गंगोली दादा क्या सोचते हैं मुस्तफिज के बारे में? गंगोली दादा आपने मुस्तफिज को देखा है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए यंग है हामिद भाई, टैलेंट तो है, लेकिन जब मोहम्मद आमिर को देखता हूं तो बहुत फर्क लगता है दोनों में। बट उन्होंने बांग्लादेश के लिए अच्छा किया है, भारत के सामने भी अच्छा किया है। पिछला साल जब 50 ओवर के क्रिकेट में भारत को हराया था उन्होंने 2-1 से। बट एबिलिटी तो है, बट मोहम्मद आमिर से बहुत ज्यादा फर्क है। अच्छा, मुझे लगता है चारों तरफ सन्नाटा, खामोशी हो गई। नहीं, वो एक्चुअली बहुत ज्यादा गैप आता है ना, तो शायद मैं इंतजार करूं कि शायद आपने कोई सवाल पूछना है। लेकिन विक्रांत साहब आप बार बार T20 वर्ल्ड कप का जिक्र कर रहे हैं, तो थोड़ा आप T20 वर्ल्ड कप का जिक्र कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारे पाकिस्तानी व्यूअर्स को बताइए कि T20 वर्ल्ड कप के लिए जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंडिया आएगी तो उसकी सिक्योरिटी के लिए क्या क्या बंदोबस्त किया गया है? क्या बात कर रहे हैं? जबरदस्त सिक्योरिटी रहेगी। रेड कारपेट ये हमें बताने की जरूरत है। बताइए, हर बार दिया है। इंजी भाई से पूछिए आज, इंजी भाई आप बताइए, आज बताइए इंजी भाई से पूछिए। हाँ, इंजी भाई आप बताइए। इंजी भाई हॉस्पिटैलिटी थोड़ा बताइए ना उनको। नहीं, बड़ा जबरदस्त। और यहाँ आके कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जी और आप दिनों से इंडिया में है कि जी मैं काफी दिनों से इंडिया में हूँ, और यहाँ आके कभी भी महसूस नहीं हुआ कि अवाम जिस तरह मिलती है, कि जिस तरह वो मोहब्बत करती है और सारी चीजें करती है, तो मुझे कभी जरूरत नहीं महसूस हुई कि और आपके पास वक्त होगा तो आप मेरे साथ एक क्लब का मैच भी खेलेंगे। अजहर भाई खेल चुके हैं। अच्छा, अजहर भाई को मैंने खिलाया, उन्होंने 4 ओवर बॉलिंग भी की है और एक कैच भी पकड़ा ऐसे और फेंक दिया। अच्छा, और बैटिंग भी की थी उन्होंने। नहीं, भाई से एक सवाल करना है जी मुझे। जरूर, मैं तो बिल्कुल अफगानिस्तान मैच में मैं बैटिंग भी करता हूँ। तो मैं विक्रांत भाई इंजमामुल हक साहब से एक सवाल करना है। आपसे सवाल। जी इंजमामुल हक साहब, आप बुरा ना मनाइएगा, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। आपको याद है कि इंजमामुल हक साहब आप भी बहुत ज्यादा रन आउट हुआ करते थे जब आप खेलते थे, तो लेकिन फिर आपने अपनी उस प्रॉब्लम पे काबू पा लिया था। आज अब शाहिद अफरीदी आउट हुए तो आपको कहीं अपना जमाना तो याद नहीं आया, और आने वाले मैचों के लिए आपकी शाहिद अफरीदी को क्या एडवाइस होगी? मुझे पहले तो पूरी उम्मीद थी कि इस तरह का सवाल आपकी तरफ से ही आ सकता है। तो बिल्कुल सही आपने कहा, और शाहिद अफरीदी को यही मेरा ये है, शाहिद अफरीदी के लिए मेरी एडवाइस यही है कि जो उसकी स्ट्रांग चीज है कि अगर वो थोड़ी देर विकेट पे स्टे करेगा, और जो उसकी स्ट्रेंथ है कि जी वो बड़ी हिटें मारना, अगर उस पर करेगा तो मेरे ख्याल में कि जी उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा, पाकिस्तान के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। आपका वो लेकिन मैजिक फॉर्मूला मैं बता दूं, उन्होंने खुलकर बताया नहीं। इंजी भाई रनआउट होते थे जब वो 25 साल के थे, जैसे जैसे उम्र बढ़ती रही और वो उम्र को रजिस्टर करते रहे, उसके बाद रनआउट नहीं हुए। आपने हामिद भाई कल जो 25 का आंकड़ा बोल दिया ना, 25, आपने, मैं शाहिद भाई अगर देख रहे होंगे वो आप ही को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये विकेट आपने क्यों बोला 25 साल के? वो दुक्के के लिए भाग गए, वो भी रविंद्र जडेजा से छोटी ग्राउंड में थ्रो चैलेंज कर रहे हैं। बताइए। चले कोई बात नहीं, लेकिन वसीम अकरम साहब आपकी कोई एडवाइस है शाहिद अफरीदी के लिए?
शाहिद अफरीदी बड़ा एक्सपीरियंस है, उसे पता है मैचों में हार जीत होती है। प्लस इन दी एंड यही हुआ कि थोड़ी सी फाइट नजर आई पाकिस्तान टीम में, इससे इनको कॉन्फिडेंस आएगा। और आई हैव नो डाउट कि लड़के दोबारा इकट्ठे होंगे शाहिद अफरीदी की कप्तानी में। अभी टूर्नामेंट शुरू हुआ है, एक मैच आ रहे हैं, कोई क़यामत नहीं आई। सो वी ऑल बिहाइंड यू, जस्ट गो आउट एंड प्ले योर क्रिकेट। जैसे इंजमाम ने कहा, अपनी गेम खेलनी है, गेम चेंज नहीं करनी। इंजमामुल हक साहब, मैंने आपके साथ कोई शरारत नहीं की। मैंने ये कहा कि पहले आप रन आउट होते थे, बाद में फिर आपने अपनी इस खामी पर काबू पा लिया। तो मैं चाहता था कि शाहिद अफरीदी साहब को आप कोई ऐसी एडवाइस दें, ऐसा कोई मैजिकल फार्मूला दें कि वो भी अपनी इस खामी पर काबू पा लें। ठीक है ना? तो मेरा ख्याल है कि पूछा कि आप बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई है जिसमें कि हमें फाइनल में पहुंचा दिया है हमारे इंडियन। यार मैं इतना बड़ा आदमी तुम्हें भागने वाला लगता हूँ कि मैं भाग जाऊंगा। तो यहाँ चलिए हामिद भाई, मुझे प्रोड्यूसर, आपके भी साथ प्रोड्यूसर साथ में बोल रहे हैं, मुझे भी बोल रहे हैं कि फिलहाल इस जॉइंट पेशकश में इतना ही मजा बड़ा आया। मजा जितना मैच का आया उससे ज्यादा मजा तो आपसे बात करने का आया। और बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके, वसीम भाई के, सिकंदर बख्श, इधर मदन जी हैं, दादा हैं, इंजी भाई हैं, अजहर भाई हैं, क्योंकि हमने मैच भी देखा और मैच के बाद मजे बड़े किए। उम्मीद करते हैं भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के जो शाकीन है, जो व्यूअर्स हैं, उन्होंने बड़ा बड़ा एंजॉय किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। टाकरा और सुपरहिट मुकाबला देखिए। जी विक्रांत गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंजमामुल हक साहब, गंगोली दादा, मदन लाल साहब, अजरुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे वसीम अकरम साहब मेरे साथ हैं। वसीम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिकंदर बख्श साहब कराची में हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते मैं आपको यह जरूर कहूंगा कि आज पाकिस्तान के जो बैट्समैन थे, बल्लेबाज थे, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक मैच की बुनियाद पर हमें पूरी टीम की परफॉर्मेंस के बारे में कोई राय नहीं कायम करनी चाहिए। ये क्रिकेट है और क्रिकेट में अक्सर औकात मिरेकल्स हो जाते हैं। मैं दोबारा ये कहूंगा कि जो क्रिकेट है ये एक्सपर्ट्स की ओपिनियन से बड़ी गेम है। और जैसा कि अजरुद्दीन साहब, मदन लाल और गंगोली साहब भी कह रहे हैं और विक्रांत गुप्ता ने भी कहा कि हो सकता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो एशिया कप के फाइनल में पहुंच जाए। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आज पाकिस्तान की टीम हार गई, लेकिन आने वाले मैच वो जीतेगी और हो सकता है कि हम एशिया कप के फाइनल में पहुंच जाएं और एक दफा फिर भारत के साथ हमारा टाकरा हो। और हो सकता है कि उस टाकरे में हमारी बैटिंग लाइन चल जाए और दूसरा हरीफ जो है वो पाश पाश हो जाए। तो उस दिन तक के लिए मुझे और वसीम अकरम साहब को और सिकंदर बख्श साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।